निकुंज भी आईफोन यूजर हैं, तो बड़े पोर्टफोलियो की बात हो तो निकुंज के का भी कमेंट यहाँ बहुत जरूरी है। ऐसे सिक्योरिटीज की एक ऑब्जर्वेशन आई है कि अमूमन उन्होंने देखा कि आईफोन यूजर्स के जो पोर्टफोलियोज हैं वो 3 टाइम्स एंड्रॉइड यूजर के पोर्टफोलियो से बड़े, प्राइस 5 गुना ज़्यादा है आईफोन की। तो एक सिंपल कॉमन सेंस है नहीं कि मर्सिडीज चलाने वाले के पास जो टोटल कमाई है वो ज़्यादा होगी। मतलब इसमें हम सरप्राइज दैट इसके अंदर क्या उन्होंने रिसर्च निकाली है। उन्होंने ये भी कहा है कि एंड्रॉइड फोन सस्ता होता है इसलिए छोटा फोन है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने पूरे अपने क्लाइंट्स का ऑब्जर्वेशन किया कि बड़े छोटे पोर्टफोलियो, तब पता चला कि उनके फोन्स के यूजेज भी डिफरेंट है दोनों। नहीं देखिए, आप ये बोलेंगे कि मर्सिडीज और मारुति गाड़ी में जो मर्सिडीज चलाता है क्या उसकी नेटवर्थ मारुति गाड़ी वाले से ज्यादा होगी? ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो आईफोन का जो प्राइस होता है वो एंड्रॉइड फोन से ज्यादा होता है। तो पोर्टफोलियो साइज इज अ फंक्शन ऑफ आल्सो व्हाट योर अफोर्डेबिलिटी। सो अफोर्डेबिलिटी ऑफ समबडी हु इज एन आईफोन यूजर ऑफ कोर्स वुड बी हायर देन दैट ऑफ एन एंड्रॉइड यूजर। आई एम सरप्राइज्ड एक्चुअली व्हाई वुड समबडी डू सच काइंड ऑफ एन रिसर्च। आई मीन दिस ओनली गेटिंग अटेंशन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। इस रिसर्च का मायने मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की हुई, कस्टमर बेस कैसा है, कौन सा यूजर्स है। एनीवेज निकुंज, यूएस सीपीआई इस हफ्ते आएगा, इंडिया का भी सीपीआई आएगा। अदरवाइज बहुत ट्रिगर खत्म हो गए बाजार में। आप कैसे इस समय सेटअप को देख रहे हैं, ट्रेडिंग सेटअप को? देखिए 3 हफ्ते जो गए 3 हफ्ते थे वह काफ़ी न्यूज़ हैवी थे। बजट था, अर्निंग्स थी, अडानी शेयरों के अंदर जो फियास्को हमने देखा था वह था, काफ़ी वाद विचार आए थे इस मुद्दे को लेकर के। तो मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे पैच में आ रहे हैं जहाँ की न्यूज़ फ्लो थोड़ा कम रहेगा, कैलेंडर न्यूज़ फ्लो कम रहेगा, रूटीन डेटा रहेगा, अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है, बजट वॉलेटिलिटी इज बिहाइंड अस। तो अब आपका जो मार्केट का मूड रहेगा वो टेक्निकल्स पे निर्भर रहेगा। और टेक्निकल्स और फ्लोज इतने खराब नहीं लग रहे हैं। अगर आप निफ्टी का मूल्यांकन करें, निफ्टी खड़ा हुआ है, फ्लोज घूम चुके हैं, डॉलर इंडेक्स संभला हुआ है, HDFC बैंक और रिलायंस 2 स्टॉक्स हैं वह अब एक प्रकार के रुख में आ रहे हैं जिसके अंदर वो तेजी में आ सकते हैं। तो इफ आई हैव टू बेट ऑन अ ट्रेंड आई वुड be positively inclined rather than negatively worried. Okay, in fact last week का भी रिटर्न आप देखें ना निकुंज, निफ्टी फ्लैट ही था, बाकी कंपैरेटिवली आप सारी ग्लोबल मार्केट्स जो देखते हो दे वर स्लंपिंग। अच्छा, अब रिजल्ट्स को आप कैसे एनालाइज? आई एम श्योर मुझे याद है लास्ट वीक आपने स्पेसिफिकली इन्फो एज की बात भी की थी। इन्फो एज के नंबर्स कितने अच्छे आए और JP मॉर्गन ने भी एक बड़ा टारगेट दिया। हालांकि वो कोट कर रहे हैं कि IT स्लो डाउन कर रहे हैं, इनके मार्जिन ड्रास्टिकली इंप्रूव हो रहे हैं। इस स्पेस पर अभी भी आपको लगता है एक बुलिश व्यू अभी रखना चाहिए? अभी तो शुरुआत हुई है। देखिए, इन्फोएज स्पेसिफिकली के 2 बिजनेस हैं। एक उसके अंदर जो बेसिक बिजनेस है जो उनका naukri.com है जो कि स्टडी बिजनेस है। दूसरा है इनके अंदर जो सम ऑफ पार्ट की हम वैल्यूएशन देखते हैं, आपका जोमेटो में हिस्सा कितना है, आपका पॉलिसी बाजार में हिस्सा कितना है, उसकी सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशंस आप निकालते हैं। तो जो मेरा व्यू था इन्फोएज पे इसलिए तेजी का था बिकॉज अगर कंज्यूमर टेक और फिनटेक स्टॉक्स अगर ठीक होते हैं तो आपको जाहिर सी बात है सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन इन्फोएज का उसके अंदर परिवर्तन आएगा। कंज्यूमर टेक और फिनटेक स्टॉक में बात कर चुके हैं कि वो ठीक हो रहे हैं और आने वाले कुछ शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अभी आउट परफॉर्म करेंगे। इन स्टॉक्स पर एक समय में हम काफ़ी बेरिश थे क्योंकि उस समय माहौल अलग था। देखिए, मार्केट में मेरा ये मानना है कि व्यू परमानेंट नहीं होता है बिकॉज सिचुएशंस बदलती हैं। अगर हालात बदलते हैं तो आपके व्यू बदलते हैं और अगर आप नहीं बदलेंगे तो शायद वह गलत बात है। एक जगह में व्यू कभी नहीं बदलना चाहिए कि आपको 18 स्वदेश हमेशा देखना चाहिए। दूसरा, इंडिया पे हमेशा बुलिश रहना चाहिए और आने वाला समय हिंदुस्तान के लिए आने वाला कल आज से अच्छा रहेगा। वह व्यू बदलना नहीं चाहिए। अगर जब इंडिविजुअल कंपनीज पे व्यूज़ होता है, जब सेक्टर्स पे व्यू होता है, वह सिक्लिकलिटी होती है उसके अंदर, थीम्स होते हैं उसके अंदर और लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स एट प्ले होते हैं। बिल्कुल, बाजार में अलग अलग हालात बदलते रहते हैं लेकिन कैपिटल इंजीनियरिंग गुड्स कंपनियों के हालात तो बेहतर ही है। हमने देखा निकुंज, थर्मैक्स, कमेंस के अच्छे नतीजे और अब ABB के नंबर्स भी आए हैं, पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स, मार्जिन एट डेकेडल हाई। क्या आपकी नज़र इन स्टॉक्स पर भी है? मेरे हिसाब से स्टॉक्स महंगे हैं, मानसी है। मतलब ABB आप स्पेसिफिक ABB की बात करें या फिर आप कमेंस की बात करें, जो स्टॉक्स हैं अब 30, 35, 40 P पर चल रहे हैं एंड दीज आर वेरी एक्सपेंसिव P मल्टीपल्स फॉर एनी सिक्लिकल स्टॉक्स टू कमांड। हालांकि कंपनीज बहुत बढ़िया हैं, डेट ग्रो नहीं करती हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज आ रही है, हमें दिख रहा है कि ऑर्डर बुक्स इनकी काफ़ी अच्छी हैं, मगर मुझे लगता है कि यहाँ पे इस प्रकार का जो आउट परफॉर्मेंस आया, देखिए सीमेंस में आप देखिए, आप ABB में आप देखिए, 2-3 साल का आउट परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो 60-70% का उछाल इन स्टॉक्स के अंदर आया है और P मल्टीपल बढ़ चुके हैं। तो आउट परफॉर्मेंस जो लास्ट ईयर आया था मुझे नहीं लगता इस साल उतना आएगा। मुझे इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अब, शायद ये हो सकता है। नहीं, आप अगर इन स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट इस लेवल पे कर रहे हैं तो आपको एक मिड टीन
की रिटर्न एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। देखिए दो तरह से स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं। एक होता है, देखिए मैं आपको एक सिंपल एक बुनियादी तरीके से समझाने का ट्राई करता हूँ, मैं रिव्यूज़ के लिए भी ब्रेकअप करता हूँ। मार्केट प्राइस इज़ अ फंक्शन ऑफ EPS इंटू PE। ये राकेश जी से हमने सीखा है। मार्केट प्राइस इज़ अ फंक्शन ऑफ EPS इंटू PE। P मल्टीपल इनका बढ़ चुका है, P मल्टीपल और नहीं बढ़ेगा। अब इनमें जो उछाल आएगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ अर्निंग्स। इनकी जो अर्निंग्स हैं, क्योंकि बेस इस साल आ जाएगा, जो 25-30% की अर्निंग थी है वो 15 से 18 हो जाएगी। तो आप कोई भी स्टॉक अगर 50 की P मल्टीपल पर ले रहे हैं तो आपकी अर्निंग्स ग्रोथ अगर 15 से 18% है जो रहेगी, इनकी जो ग्रोथ रहेगी वह स्टॉक के अंदर वो 12 से 15% के आसपास रहेगी। तो अपने अर्निंग एक्सपेक्टेशन को थोड़ा मॉडरेट रखें। नहीं अर्निंग्स आएगी अजय, रिटर्न एक्सपेक्टेशन, expectation, रिटर्न को आप थोड़ा expectation, मॉडरेट रखें। अगर अर्निंग्स की बात करें तो डिलीवरी और पीबी फिनटेक के भी नंबर्स आफ्टर मार्केट आज आए थे फ्राइडे को, आपने नजर डाली उन पे? पीबी फिनटेक के नंबर मुझे अच्छे लग रहे हैं। मुझे इसलिए अच्छे लग रहे हैं कि एक बात तो तय है कि जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को मार पड़ी है बजट के बाद, पीबी फिनटेक को उससे फर्क नहीं पड़ा। दूसरा, मैं दो चीजें देखता हूँ कोर ग्रोथ में और रिटर्न ग्रोथ में। देखिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन का सबसे बड़ा मापदंड यार्डस्टिक जिसे हम बोलते हैं वो देता है रिटर्न कस्टमर कितने आ रहे हैं। आप उस सर्विस, आप अमेजोन में दोबारा क्यों जाते हैं, या फिर आप जोमेटो स्विगी से दोबारा डिलीवर क्यों करते हैं, उनके साथ जो आपका एक्सपीरियंस है सर्विस का वो हमेशा अच्छा रहता है। आज एप्पल फोन प्रीमियम क्यों कमाता है, बिकॉज एप्पल की जो सर्विस है वह सर्विस आपको एक डिपेंडेबल सर्विस है। तो पीबी फिनटेक के दो डेटा पॉइंट्स है, कोर ग्रोथ ठीक लग रहे हैं वो, और जो रिटर्न कस्टमर हैं, जो री इंश्योरेंस हो रहे हैं, आप पॉलिसी हर साल जब अपना प्रीमियम पे करते हैं, क्या आप अपना जो पीछे का एजेंट चेंज कर रहे हैं, इनकी वो ग्रोथ काफ़ी आ रही है। तो दो मापदंड को लेकर ही मुझे अच्छा लगता है। मगर अभी इनका लॉस कम हुआ है, प्रॉफिट में नहीं आए हैं, तो मेरा ये मानना है कि अब इनके अंदर जो गिरावट थी, गिरावट खत्म हो चुकी है। अब जो उछाल आएगा वह देखना पड़ेगा। पेटीएम की हमें बात जरूर करनी चाहिए, बिकॉज फ्राइडे की जो ब्लॉक डील थी, शायद हमने बात नहीं करी, उसके अंदर अलीबाबा शायद पूरा एग्जिट कर चुका है। अगर आप देखें, जहां मुझे याद आ रहा है, मुझे भी आज सुबह याद आ रहा है, फ्राइडे को ब्लॉक डील हुई थी। जी फ्राइडे को जो ब्लॉक डील हुई थी, शायद उसके अंदर अलीबाबा हैज एग्जिटेड 5.3 मिलियन शेयर्स आई थिंक उन्होंने एग्जिट करे और मॉर्गन स्टैनले ने खरीदे हैं। नहीं, वो तो बोलना बहुत मुश्किल है कि पी-नोट लग रहा है, बिकॉज एक सिंगापुर की फर्म है। तो क्या मॉर्गन स्टैनली ने फंड के लिए लिए हैं और किसी के बिहाफ में लिए हैं, वो बोलना मुश्किल है। मगर एक बड़ा सेलर लग रहा है पेटीएम से निकल रहा है। पेटीएम के अंदर अब हम जो लास्ट टाइम बात कर रहे थे ओवरहैंग था सेलिंग का, तो क्या एक बड़ा सेलर पेटीएम से निकल रहा है, वहाँ पे आप नजर रखेंगे। जी डिलीवरी के बारे में मैंने उसके नंबर्स अच्छे से देखे नहीं है अजय, मतलब मैं बेसिक नंबर्स उसके देख रहा था, उसके अंदर लॉस अभी भी है। मगर डिलीवरी के अंदर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जरूर आई है, उनका मानना है कि ऑपरेटिंग लेवरेज का बिजनेस है अभी। देखिए कुल मिलाकर के लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर अभी कोई बहुत शार्पनेस नहीं है, कुछ बहुत उत्साह नहीं है। तो डिलीवरी अल्टीमेटली फिनटेक भी है, कंज्यूमर टेक भी है और लॉजिस्टिक्स कंपनी भी है। तो लॉजिस्टिक्स का जो ओवरहैंग है मुझे लगता है इस पर बना रहेगा। HDFC बैंक और रिलायंस पे नजर रखनी चाहिए। इसलिए नजर रखनी चाहिए बिकॉज रिलायंस इस साल अंडर परफॉर्म कर रहा है, करेक्ट, जबरदस्त तरीके से 11-12% के आसपास नीचे। 2300 चला गया ऑलमोस्ट। पीक क्या था जी? 2850 का पीक जो था वो 2350 का पीक ऑल टाइम 2 साल से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। रिलायंस का 2 साल का चार्ट प्रोड्यूसर साहब अगर दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि रिलायंस करीब 2-2.25 साल तक कंसोलिडेट कर चुका है। और हमने अक्सर देखा है कि 2-2.5 साल के बाद जब रिलायंस एक प्रकार की छुट्टी करता है तो उसके बाद फिर मूव आने वाला होता है। हो सकता है। तो रिलायंस में नजर रखिए, आने वाले समय में देखिए ना क्या एकदम रेंज में 2021 से 2 साल की हम बात कर रहे हैं, 2 साल के अंदर रिलायंस एक प्रकार से फ्लैट रहा है, 12-13% का इसने रिटर्न दिया है। आप अगर HDFC बैंक को देखें तो साल-सवा साल से जनवरी-फरवरी में मर्जर की न्यूज आई थी, साल-सवा साल से वह भी एक प्रकार की 1650। जी हाँ। जी हाँ। तो अगर FI का फ्लो घूम रहा है और अगर घूम चुका है तो सबसे पहले साथ ये 2 शेयर चलेंगे, ये दोनों हैवी वेट है। तो अगर निफ्टी को ब्रेकआउट करना है तो या तो रिलायंस भागेगा या फिर HDFC बैंक को सपोर्ट करना पड़ेगा। सो नियर टर्म इन दोनों शेयर्स पे नजर रखिए। ठीक है, ऑल राइट। तो ये व्यूअर्स जरूर ध्यान रखें HDFC बैंक और रिलायंस। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज ये सारे एनालिसिस के लिए। सो ये 2 स्टॉक्स पर आप जरूर नजर रखें।